A lovely good morning to all of you. Let us understand important MCQ of class 12th history chapter Mahatma Gandhi and National Revolt. We will understand important MCQ regarding this chapter. It is generated by Jack Board. First question, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से संदर्भित पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने ही महात्मा गांधी से आग्रह किया था कि आप आए और भारतीय दशा को सुधारें। चूंकि ये दक्षिण अफ्रीका में थे, वकालत के काम से दक्षिण अफ्रीका में थे, और ये फिर इनके आग्रह पर, गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पर गांधी जी भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? तो 1915 में, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। अगला प्रश्न, बंगाल के विभाजन बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 में हुई थी। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे, इन्होंने घोषणा किया था। लॉर्ड कर्जन ने पूर्वी बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के रूप में विभाजन किया। बंगाल को पश्चिम बंगाल जो भारत का हिस्सा रहा, और पूर्वी बंगाल जो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया था, बाद में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना बांग्लादेश के नाम से। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल इलाका था, जबकि पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल इलाका था। अगला प्रश्न, काला कानून किसे कहा गया? तो काला कानून अंग्रेजों द्वारा रॉलेट बिल पास किया गया था, उसे काला कानून कहा गया था। इसके तहत अंग्रेज किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेते थे। ये ऐसा कानून था जिसमें न अपील, न दलील, न वकील की व्यवस्था थी। ना अपील कर सकते थे, ना ही दलील दे सकते थे, ना ही अपील कर सकते थे। यानी कि कह दिया जाए साफ शब्दों में तो हो जाता था जेल, और फिर नहीं होता था बेल। ऐसी कानून व्यवस्था के खिलाफ गांधी जी और तमाम कांग्रेसी नेताओं ने उस समय एक बैठक किया था। चूंकि ये बहुत ही समाज के लिए, देश के लिए कठोर नियम था, और इसके विरुद्ध शांतिपूर्वक धरना किया था 1919 में जालियांवाला बाग। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से? तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध बिहार से है। बिहार का चंपारण, यहीं पर नील की खेती से परेशान थे यहाँ के किसान, और इसके कारण नील विद्रोह किया गया गांधी जी के नेतृत्व में। गांधी जी आए तो यहाँ के तमाम किसानों ने आवेदन दिया और नील से होने वाली क्षति को बताया। ये आवेदन के पश्चात गांधी जी ने निर्णय लिया और सत्याग्रह के लिए आंदोलन किया कि नील की खेती की समस्या से अवगत कराया ब्रिटिश अधिकारियों को, और जिसके फलस्वरूप नील की खेती पर रोक लगा दी गई। तो ये था चंपारण सत्याग्रह, ये बिहार से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, चौरा चौरी कांड कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में असहयोग आंदोलन के दौरान ही, जब भारतीय सैनिक नाराबाजी करते हुए जा रहे थे, किसी प्रकार से उग्र नहीं थे, उस क्रम में अंग्रेज सैनिकों ने इन पर गोलियां चलाई। गुस्साए भारतीय सैनिकों ने उन अंग्रेजी सिपाहियों को दौड़ाया, और अंग्रेजी सिपाही दौड़ते हुए गोरखपुर में जेल के अंदर छिप गए। तो जेल में छिपने की देर थी, भारतीय सैनिकों ने क्या किया कि बाहर से ताला लॉक कर दिया और केरोसिन तेल छिड़क कर आग लगा दी। देखते ही देखते 21 अंग्रेज अधिकारी जल गए। यही कारण था। इसी के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो ये चौरा चौरी कांड कब हुआ? 4 फरवरी 1922 को। कहीं कहीं ये 5 फरवरी 1922 में भी वर्णित मिलता है। अगला प्रश्न, 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? तो 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, और इन्हीं की मृत्यु के पश्चात इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी थी। असहयोग आंदोलन यानी
ब्रिटिश सरकार को किसी भी स्तर पर सहयोग की भावना नहीं अपनानी है, उसके साथ सहयोग नहीं करना है, चाहे विद्यालय हो, उनके द्वारा स्थापित विद्यालय में नहीं पढ़ाई करनी है, उनके द्वारा स्थापित मिलों में काम नहीं करनी है, उनके द्वारा स्थापित न्यायालयों में न्याय का काम नहीं करना है, मतलब किसी भी पेशे में उनका साथ नहीं देना है और उनसे होकर स्वतंत्र रूप में काम करना है, उनके कार्यों को विरोध करना है। ये भावना थी असहयोग आंदोलन में। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1920 में हुई। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। 9 अगस्त 1942 को घोषणा हो गई, 8 अगस्त 1942 को, और 9 अगस्त 1942 को पूरे भारत में ये जोर शोर से हुआ। महात्मा गांधी ने आह्वान किया कि करो या मरो। इसी आंदोलन के दौरान जब उन्होंने वर्धा में भाषण दिया और करो या मरो का नारा दिया, सभी लोग ये ठान लिए कि अब हम आज़ादी लेकर रहेंगे। और अंग्रेजों ने जैसे ही इस विषय को सुना, उन्होंने जो महत्वपूर्ण नेता थे उस समय, उनको ऑपरेशन 0 आवर चलाकर सभी को गिरफ्तार कर लिया। तो भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें कोई मुख्य नेतृत्वकर्ता नहीं था, फिर भी यह आंदोलन एक रूप से यह आज़ादी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। और इस समय बलिया में चीतू पांडे ने समांतर सरकार चलाई थी, नाना पाटिल ने भी समांतर सरकार चलाई थी, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो करो या मरो का नारा किसने दिया? तो अभी बताया, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। आपसे एक प्रश्न है, आराम हराम है, ये किनका नारा है? बहुत से लोग गलती करते हैं, देखते हैं आप जवाब दे पाते हैं नहीं। अगला प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह किसका कथन है? तो ये सुभाष चंद्र बोस का है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में इन्होंने ही की थी। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, इन्होंने ये नारा दिया सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अब से प्रश्न है कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने उपाधि दिया? अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है और इसके संस्थापक चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर इस पार्टी की स्थापना किया था, और इसके संस्थापक जो थे चित्तरंजन दास थे। अगला प्रश्न, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, अर्थात उत्तर दिनांकित चेक कहा था। इसका मतलब ये था कि स्टैमफोर्ड क्रिप्स जो ये प्रस्ताव लेकर आए थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो 1939 से 45 तक चला, उसमें भारतीयों का सहयोग पाने के उद्देश्य से स्टैमफोर्ड क्रिप्स भारत आए और महात्मा गांधी से अपील किए कि आप भारतीय सैनिकों को कहे कि वो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दे। परंतु इस बात से गुस्साए गांधी जी ने कहा कि चूंकि ऐसा आश्वासन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी मिला था, लेकिन भारतीयों ने हर एक तरीके से सहयोग किया, उसके बावजूद इनके योगदान को आप भूल गए और आज़ादी भारतीयों को नहीं दिए, तो अगला ये कौन भरोसा है कि आप आज़ादी देंगे? ये तो ठीक उसी प्रकार है, ये उसी प्रकार का चेक है जिसका डेट ही फेल हो चुका है। तो इसलिए इस प्रस्ताव के संबंध में गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी ने किया 1930 में। साबरमती आश्रम से पैदल यात्रा कर निकले नमक के खिलाफ, नमक बनाने के लिए, चूंकि अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था और नमक कानून के विरुद्ध ये नमक बनाने के लिए और इसका विरोध के लिए निकल पड़े। 1930 से 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक पैदल यात्रा की, यानी लगभग 24 दिन की यात्रा। एनसीईआरटी बुक में 3 सप्ताह लिखा है, तो लगभग 3 सप्ताह या 3 हफ्ता कह सकते हैं। 8 तिहाई 24 दिन की यात्रा, 200 मील की पैदल यात्रा की, लगभग कह सकते हैं कि 200 मील और 385 किलोमीटर कह सकते हैं, 385 किलोमीटर की
यात्रा पैदल यात्रा की। 24 दिन की इस यात्रा में गांधी जी दांडी नामक समुद्र तट पर पहुंचे और वहां जाकर नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था 1930 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया 1930 में। 12 मार्च 1930 को पैदल यात्रा पर जब चले तो इनके साथ 12 अनुयायी थे और देखते देखते हजारों अनुयायी आ गए। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। गांधी इरविन समझौता 1931 में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ। गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932 में हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी थे। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और अगर जरूरी हो तो सजेशन अपना राय जरूर रखें। धन्यवाद।